हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपका स्वागत है यूकेपीएससी जेई सिविल 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। इस सीरीज में हम यूकेपीएससी जेई 2022 में जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन आए हैं वो कर रहे हैं। मैंने आपको बार बार समझाया है कि अ, जो असली तैयारी होती है किसी भी एग्जाम की उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही करके होती है। तो ये जो हमारा चैनल है ये इसी के लिए डेडिकेटेड है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चंस को किस तरह से जल्दी करना है वो भी समझेंगे। तो इसके बाद थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सुमित कुमार है। करंटली मैं स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड में एज असिस्टेंट इंजीनियर मैं कार्यरत हूँ। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था यूकेपीएससी जेई सिविल 8 मई 2022 को जो एग्जाम हुआ था सेट डी, उसका 12वां क्वेश्चन है। बैरोमीटर कहाँ, बैरोमीटर आर यूज टू मेजर, जो बैरोमीटर होता है उसका इस्तेमाल किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? प्रेशर इन वाटर चैनल, जैसे कैनाल हो गई, गंग नहर हो गई, इन सब में प्रेशर मापने के लिए। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने में इनका इस्तेमाल होता है? डिफरेंस इन प्रेशर है 2 पॉइंट, क्या दो पॉइंट्स के बीच में आपको अगर प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या नन ऑफ द अबव? चलो देखते हैं क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा टॉरिसली बैरोमीटर। ये है जनाब, यहाँ पे जो है इनका नाम है क्या? टॉरिसेली। टॉरिसेली बहुत पुराने आदमी हैं ये। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बैरोमीटर का जन्म दिया था या बैरोमीटर को इन्वेंशन की थी। तो पहली बात तो ये है कि इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बैरोमीटर, BAROMETER, मतलब बैर या बार ओ मीटर, मतलब को किसको मापने वाला? बार, वो वाला बार नहीं जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। ये जो है BAR, बार, ये यूनिट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने की। तो सीधे क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, बैरोमीटर से क्या निकालते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे होता है 1 बार के आसपास रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाकी अब हम देखते हैं, थोड़ा सा इसके डीप में भी जाते हैं कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये चीज मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा था कि टॉरिसेली ने एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का। ये आप देख सकते हैं इनके हाथ में क्या है, एक इस तरीके का पाइप है। ये जो आप नीचे पाइप देख रहे हैं ना, इस तरीके का पाइप है। ठीक है, और इसका डायग्राम जो है यहाँ पर बना हुआ है। ठीक। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक नीचे कंटेनर होता है, इसमें मरकरी भरा होता है, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, या आप इसे देख लीजिए, या आप इसे देख लीजिए, ये तीनों डायग्राम एक ही चीज के हैं। तो इस कंटेनर में क्या भरा रहता है? मरकरी। मरकरी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? HG। ठीक। और आपके पास एक ट्यूब होती है, जैसे ये एक ट्यूब है, छोटी सी पतली सी डायमीटर की ट्यूब होती है। तो इस ट्यूब में आप क्या करते हैं, पूरा ऊपर तक क्या भर देते हैं? मरकरी भर देते हैं, यहाँ तक फुल भर दिया है इसमें। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ये ट्यूब हो गई, हम इस ट्यूब में जैसे हमने मरकरी भर दिया, फिर हम इसको ऐसे ऊपर से, जहाँ से खुली हुई एक तरफ से तो ये बंद होगी और एक तरफ से खुली हुई होगी, तो इसको हम इस तरीके से पकड़ लेंगे, और पकड़ के ये जो हमारा टब है जिसमें मरकरी भरा हुआ है उसमें हम ले जाएंगे। उसके बाद हम नीचे से अंगूठा हटा देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि मरकरी का वजन काफी ज्यादा होता है, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 13.6, मतलब पानी के मुकाबले ये लगभग 13 गुना या 13.5 गुना ज्यादा भारी होता है। तो मरकरी में क्योंकि इतना वेट होता है, तो मरकरी नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, ये मरकरी नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है तो बेसिकली उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा? एटमॉस्फेयर, यहाँ पर जो प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर किसकी वजह से है? इतनी हाइट की वजह से है। तो ये आपका क्या हो गया? ρGH। ठीक है। तो प्रेशर एटमॉस्फेयर कितना हो गया? ρGH। और ये जो हाइट होती है ये कितना आता है? 760 mm
ठीक है। तो कई बार आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या वैल्यू होती है, तो वो होती है 760 mm ऑफ Hg। आपने लिखा हुआ भी देखा होगा। मतलब कि जो मरकरी है उसकी 760 मिलीमीटर की लंबाई, ये जो, सॉरी, इसको मैं जरा, ये जो 760 की लंबाई है, ये क्या शो करती है कि क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, इसकी जगह आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते थे, कोई सा भी लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो आपको यहाँ पर 707 × 10⁶ इतने मिलीमीटर, ये बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। इतनी बड़ी ट्यूब का आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इस वजह से भारी लिक्विड जो कि मरकरी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। एक क्वेश्चन और मैं इसमें बताना चाहता हूँ, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आया था, उसमें ये पूछा गया था कि जो टॉरिसेली बैरोमीटर है, अगर यहाँ पर एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर छेद कर देते हैं तो हाँ, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो जो ये वैक्यूम क्रिएट हुआ था वो खत्म। तो ये सारा का सारा मरकरी जो है आपका वापस रिजर्वायर में चला जाएगा, और यहाँ पर भी मरकरी का लेवल सब जगह सेम हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ए फ्लोटिंग बॉडी, एक तैरती बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है, जब इसका मैटर सेंटर कहाँ पे होता है। ठीक है, हिंदी में भी ये दिया हुआ है क्वेश्चन। एक तैरती हुई वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करती है यदि उसका मेटा सेंटर कहाँ है। चलो ये देख लेते हैं। अब ये है भाई, डायग्राम थोड़ा ऐसा ही है, ये जो है, ये ब्लू कलर से आप वाटर देख सकते हैं और ये कोई बॉडी है। ठीक है। तो इधर यहाँ पे दिखा रखा है हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और यहाँ दिखा रखी है हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और बात किसके लिए, फ्लोटिंग बॉडीज के लिए, मतलब तैरती हुई बॉडीज के लिए। ठीक है। तो दो चीजें होती हैं। सबसे पहली बात, किसी भी बॉडी में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि इसका भार हम मान सकते हैं कि इस पॉइंट पे सिचुएटेड है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इस बॉडी का जी कहाँ पर है, आप इस बॉडी पे देखिए, यहाँ पर है। ये जो है दिस इज जी। ठीक। और इस पॉइंट पर पूरा का पूरा वेट लग रहा होगा। ठीक। और क्योंकि इतनी पॉइंट फोर्स लग रही है, मैंने आपको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जितना भी आप जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वाटर का, उसी के सेंटर पे पॉइंट फोर्स लगेगी। तो पॉइंट फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो पॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक। तो दो पॉइंट हो गए, एक हो गया जी और एक हो गया बी। ठीक, जी पर लग रहा है वेट, और बी पर लग रहा है एफ बी, या बॉइंट फोर्स या उत्प्लावन बल। ठीक। तो अब मान लीजिए आप इसको, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा रोटेट करते हैं। ठीक है, जैसे नाव चलती जा रही है, थोड़ी सी रोटेट हो जाती है। अब ये रोटेट हो गई, तो इससे क्या होता है, जो जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो तो सेम रहेगी, लेकिन क्योंकि ये आयतन बदल गया है, ये जो पानी के अंदर डूबा हुआ आयतन है वो बदल गया है, जिसकी वजह से क्या बदल जाएगा, सेंटर ऑफ बायंसी बदल जाएगा। पहले बी यहाँ पे था, अब वो चेंज होके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पहले शेप भाई इसकी, हाँ, प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप थी या क्यूबॉइड था तो सेंटर में था, लेकिन अब ये थोड़ा ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन का हो गया, तो इसका जो बी है वो इधर शिफ्ट हो गया। लेकिन वेट इसी तरह से काम करेगा और पॉइंट फोर्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो इस पे टॉर्क लगेगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ ये लग रहा है वेट और ये लग रहा है पॉइंट फोर्स। तो ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पर अगर वेट लगे और यहाँ पे पॉइंट फोर्स लगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा। ठीक है, तो बॉइंट फोर्स आपकी यहाँ पे लग रही है, तो ये जो बॉइंट फोर्स जहाँ पे जाके टकराती है इसको बोलते हैं मेटा सेंटर। ठीक है, तो अब तीन चीजें हमारे पॉइंट में आ गई हैं। एक हो गया आपका जी, जहाँ पर वेट काम कर रहा है, दूसरा हो गया पॉइंट फोर्स, और तीसरा हो गया ये मेटा सेंटर, मेटा सेंटर को बोलते हैं। ठीक है। तो अब अब आप देखिए,
इस पर बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, और यहाँ पर बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, और यहाँ पर वेट जो है नीचे की तरफ लग रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, इस तरीके से वापस सीधे अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है, मेटा सेंटर जो है आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ठीक। चलो अब हम दूसरी कंडीशन में देखते हैं। ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा ऊपर है, पॉइंट फोर्स नीचे है। तो अब क्या होता है, अब क्या होता है अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, मान लीजिए आपने थोड़ा सा इसे टिल्ट किया, तो मेटा सेंटर इसका यहाँ पे आ गया। जैसे क्या हुआ, तो जो इसका मेटा सेंटर है वो ये रहा। ठीक है, इस पर बॉयंट फोर्स काम कर रही है, इस पे वेट काम कर रहा है। तो ये जैसे ही वेट आपका नीचे की तरफ लगेगा और बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, तो ये ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से डूब जाएगा, या क्या कहना चाहिए, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है। तो अगर जो आपका मेटा सेंटर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे है, तो फिर क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसको ऐसे याद रखते हैं, देखो याद रखने का तरीका ये है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप इसे समझ लीजिए, फ्लोटिंग बॉडीज के केस में आप इस तरह से याद रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई घर है। ठीक है। घर में अगर हर कोई अगर माँ की बात माने तो वो घर अच्छा चलता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है वहाँ पे माँ की बात ऊपर है। ठीक। ऐसे याद रख लें। या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, ये जो माता जी हैं इनकी बात कोई मानता नहीं, तो घर में सब ये बीच में हो गई। ठीक है। तो जहाँ ये मामला हुआ वहीं पे क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ऐसे याद रख लीजिए। और जो पूरी सबमर्ज बॉडी है उसका जब क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है, ये जो रिलेशनशिप है dv/dx du/dy, ये किसके लिए वैलिड है, रोटेशनल फ्लो के लिए, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, या अनस्टेडी फ्लो के लिए। तो ये इन्होंने इक्वेशन दे रखी है, dv/dx = du/dy, ये किसके लिए वैलिड है। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन उठा रहे हैं, ईएससी के सिंपल सिंपल क्वेश्चन इन्होंने ले रखे हैं। ठीक। चलो अब हम चलते हैं इसके आंसर पे। अब आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, मान लीजिए ये कोई इधर क्या बना रखा है, दिस इज अ पाइप, और इस पाइप में क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है। ठीक। तो जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर पर क्या रहता है, यहाँ पर क्या है, ये तो हो गया आपका सेंटर, और ये हो गया आपका बाउंड्री रीजन, ये एक बाउंड्री है और यहाँ पर बाउंड्री है। तो बाउंड्री के नज़दीक क्या होता है, बाउंड्री के नज़दीक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन होने की वजह से शियर स्ट्रेस लगता है, और किसी कण पे अगर शियर स्ट्रेस लगेगा तो फिर वो घूमेगा। ठीक। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पानी का कण है, इस पे अगर शियर स्ट्रेस लग रहा है तो ये क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो इसका क्या मतलब है, फर्क ये देखिए, यहाँ पर ये क्या बने हुए हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल बने हुए हैं, पानी के कण बने हुए हैं। ठीक है। तो अगर पानी का कण बिना अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हुआ जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इरोटेशनल फ्लो। मतलब कि जैसी इसकी शक्ल है ये ऐसे ही चलता चला जा रहा है, तो ये क्या है, आपका इरोटेशनल फ्लो है। और अगर ये साथ चलने के साथ साथ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी होता रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो। ठीक है। तो रोटेशनल फ्लो हमेशा तब होता है जब पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक। तो सेंटर पे क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है या नहीं होता, तो सेंटर पे इस तरीके का मूवमेंट होता है, और बाउंड्री के नजदीक
इस तरीके का रोटेशनल होता है। कहने का मतलब दोबारा से, सेंटर पर इरोटेशनल फ्लो है और बाउंड्री पर फ्रिक्शन की वजह से रोटेशनल फ्लो है। चलो इतना समझ लिया। अब ये क्या चीज लिख रखी है यहाँ पे, अब ये जो इक्वेशन होती है डब्ल्यू जेड, अब आप एक्सिस मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, सॉरी दोबारा से बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और जेड एक्सिस होगा मेरी तरफ या बाहर की तरफ। ठीक है, तो कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो ये वाला जो एक्सिस है जो मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिसको बोलेंगे जेड एक्सिस। तो अगर हम उसके रोटेशन की बात करें डब्ल्यू जेड, तो ये इक्वेशन होती है हाफ डी वी बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी वाई। ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये किस तरह से है, ये क्या हुआ, बस अभी इस चीज में नहीं जाना है। ये इक्वेशन होती है, इसे याद कर लीजिए। इसी पे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक, तो अगर फ्लो इरोटेशनल है तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन क्या होगा, जीरो होगा, या कहना चाहिए ये अपने एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है, अगर ये इस तरह से चलता चला जा रहा है तो ये क्या हो गया आपका इर रोटेशनल फ्लो, और अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, रोटेशनल फ्लो। ठीक है, अगर आप इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, तो ये क्या हो जाएगी, ये जो मेरा पैन है इसको बोलेंगे हम कौन सी, जेड, जेड जेड एक्सिस हो जाएगा। अब ये जो जेड एक्सिस है, ये जो रोटेट कर रहा है, हम बोलेंगे भाई ये जेड एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। ठीक है, तो जो डब्ल्यू जेड है, अगर रोटेशन नहीं है, इरोटेशनल फ्लो है, तो डब्ल्यू जेड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक, अब डब्ल्यू जेड को आप जीरो कर दो। ठीक, हमने डब्ल्यू जेड को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ठीक है, तो जैसे ही आप इसको जीरो करते हैं तो जो आपका डी वी बाई डी एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी यू बाई डी वाई के। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है देखो, तो डी वी बाई डी एक्स डी यू बाई डी वाई किसके लिए है, आपका इरोटेशनल फ्लो के लिए। तो यही हो गया इसका आंसर। यूनिफॉर्म फ्लो एंड स्टेडी फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इससे रिलेटेड नहीं है। ये चीजें क्या होती हैं हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में समझ लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें।